जो हमने कल क्लास सीखा था, यानी पिछली क्लास सीखा था, उसी क्लास में हम आगे बढ़ाते हुए जैसे हमने कल कहा था कि जो अंतिम सरकार बनी थी, अंतिम सरकार बनी थी, अंतिम सरकार के बाद मैंने सिखाया था आपको जो है स्वतंत्र भारत की सरकार बनी थी। जैसे मैंने आपको अंतिम सरकार बताया, अंतिम सरकार में शिक्षा मंत्री कौन बनाए गए? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बनाए गए थे, ठीक है। और स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन बने थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद बने थे। कौन बने थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद बने थे। इनके नाम पर हमने सिखाया था प्रति 11 नवंबर को जो है शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षा दिवस, तो शिक्षा दिवस मनाया जाता है, क्या? एजुकेशन डे, समझ जाएंगे ना? क्या मनाया जाता है? शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ये सब आप समझ चुके होंगे, है ना। कल 5 अक्टूबर था, 5 अक्टूबर को हमने मनाया विश्व शिक्षक दिवस। विश्व शिक्षक दिवस मनाया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर ही। आप समझते होंगे, ठीक है। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है और कल मैंने विश्व शिक्षक दिवस मनाया, यानी संयुक्त राष्ट्र में इन्हीं की याद में मनाया जाता है, जस्ट 1 महीने बाद। समझते होंगे, ठीक है। फिर मैंने बहुत सारी चीजें सिखाया था। कल मैंने गजानतर अली खान कैसे क्या थे वह सब सिखाया था। तो उसी में हम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं संविधान की कुछ अहम बिंदु हैं। अहम बिंदु में जैसे मैंने बताया था कि जो है एक आया था 13 दिसंबर सन 1946 को पंडित क्या नाम है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली अर्थात संविधान सभा ने, ठीक है। और ये आप जानते हैं कि संविधान सभा के द्वारा पास किया गया था 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को इसे पास कर दिया गया था। इस बात को आप बढ़िया से जानते होंगे, है ना। फिर कुछ बातें यहाँ पर याद रखना होगा। एक जो राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रध्वज को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगा को कब अपनाया गया? तो आप जानते होंगे, डेट याद रखना। BIMP सवाल है 22 जुलाई 1947। कब? 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा तिरंगा को राष्ट्रध्वज के रूप में अपनाया गया। इस बात को आप बढ़िया याद रखते रहोगे, ठीक है ना। राष्ट्रध्वज जो बना ये कैसा है? 3 रंगों का है। 3 रंगों के मतलब एक केसरिया है, एक सफेद है और एक हरा है, ठीक है। केसरिया किसका प्रतीक है, हरा किसका प्रतीक है और सफेद किसका प्रतीक है, यह आपको बताना होगा। इसमें एक तो क्या आप सब जानते हैं, इसमें एक देखे होंगे, इसमें चक्र है। ये चक्र किसका प्रतिनिधित्व करता है? इसमें कितनी तीलियां हैं ये आप बताना होगा। और ये राष्ट्रध्वज में किस रंग का होता है ये आप बताना होगा। ये चक्र जो है ये कहां से लिया गया है? कहां से लिया गया है? इसका रियल में प्रतीक का मतलब क्या है आप जरूर बताएंगे। और तिरंगा में कुल मिलाकर कितने रंग हैं ये आप जरूर बताओगे, पक्का बताना होगा, इनको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तिरंगा में कितने रंग हैं और तिरंगा के डिजाइनर कौन है आपको मैंने कल बताया था, ये आप जरूर बताना होगा। उनका संबंध किस राज्य से है ये बताना होगा। और जो तिरंगा का है लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या है? तो इसका रेशियो क्या है? रेशियो 3:2 है या 2:3 है? आप जरूर बताएंगे। किसका? लेंथ इनटू ब्रीथ का। आप जरूर बताओगे सवालों को, ध्यान रखे रहना। तो तिरंगा पहली बार तिरंगा आजादी का तिरंगा कब लहराया गया? तो 1907 में लहराया गया था स्टुटगार्ट में। किसने लहराया था ये आप जरूर बताएंगे, ठीक, इस बात को ध्यान रखे रहना। और भारत में क्रांतिकारियों की माता किसे कहते हैं आप जरूर बताएंगे। क्रांतिकारियों की भाभी किसे कहते हैं आप जरूर बताएंगे। भारत में क्रांतिकारियों का जनक किसे कहते हैं आप जरूर बताएंगे। इस बात को जरूर ध्यान देना होगा, ठीक है। देश की पहली क्रांति कौन है आप जरूर बताएंगे इस बात को। और 1907 में कौन सा अधिवेशन हुआ इसको जरूर बताना होगा, ठीक है। सब पढ़े हो आप सभी, तो ध्यान देना। तो तिरंगा हो गया और उसके बाद है राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक है। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक है, इसको कहां से लिया गया है? तो राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है जो सारनाथ के कहां से? स्तंभ लेख से लिया गया। कहां से? गलत ना करना, स्तंभ लेख है ना कि शिलालेख, ठीक। तो अशोक स्तंभ कहां से लिया गया है? मतलब कि जो राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है ये कहां से लिया गया है? तो सारनाथ के स्तंभ लेख से लिया गया है। समझ जाओगे ना। IMP सवाल है। अगला है राष्ट्रगान। राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन। क्या है? जनगण मन। इसको कब अपनाया गया संविधान सभा द्वारा? ध्यान रखेंगे 24 जनवरी 1950 को। कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। जो राष्ट्रगान है जनगण मन कहां से लिया गया है? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी की एक पुस्तक है जिसका नाम है गीतांजलि। क्या? गीतांजलि। इसको संधि करेंगे तो गीत प्लस अंजलि होता है, ध्यान रखना। इस संधि में इंपॉर्टेंट सवाल आता है, तो गीतांजलि से लिया गया है। अच्छा, ये सवाल आता है कौन सा भाग है? तो गीतांजलि का 5 में से एक भाग है।
समझ जाओगे। फिर शॉर्ट फॉर्म में जो जनगण मन है ये किस भाषा में लिखा है, तो जनगण मन ये बांग्ला और संस्कृत में लिखा है। किसमें? बांग्ला और संस्कृत में। जनगण मन को गाने का समय क्या है, कोई बता सकता है? तो जनगण मन राष्ट्रगान को गाने का समय है 52 सेकेंड। कितना है? 52 सेकेंड। ठीक है। और उसके बाद इससे पूछा जाए इसको शॉर्ट फॉर्म में गाने का समय है। शॉर्ट फॉर्म का मतलब गाने का समय है 20 सेकेंड। ये दोनों सवाल आए हुए हैं। ठीक है। पूरा राष्ट्रगान गाने का समय क्या है? 52 सेकेंड। शॉर्ट फॉर्म में 20 सेकेंड। समझ जाओगे ना? ये इतने सवाल यहाँ से बनते हैं। उम्मीद करते हैं ये जानकारी समझ में आई होगी। ठीक है। आपको ये बताना होगा पहली बार जब राष्ट्रगान कब गाया गया और कौन से अधिवेशन में किसकी याद में गाया गया था, किसने गाया था। ठीक है। गीतांजलि के लिए 1911 में एशिया का प्रथम साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ। इसको आप समझ सकते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है। तो ये 1913 में देश में क्या है? देश में जो है भारत या एशिया का पहला नोबेल प्राइज पूछा जाए साहित्य क्षेत्र में तो कब आया है? 1913 में। ठीक है। इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे। नोबेल प्राइज की शुरुआत 1901 से होती है। ठीक है, उसको छोड़ो, इस बात को आप समझ जाएंगे। ठीक है। आगे हम बात करते हैं जनगण मन। समझ जाओगे। आगे देखो, अगला है राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत क्या है? तो जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। एक बात और देखे ना, जो देवेंद्रनाथ टैगोर हैं ये क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर के बापू हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के बापू हैं। ये 1928 में इन्होंने एक 5 रुपए में एक बंगला खरीदा था, जिसे हम कहते हैं शांति निकेतन। क्या कहते हैं? शांति निकेतन। ये इतना व्यस्त था, यहीं से ये सारी चीजें लिखी पढ़ी गई हैं। इसको अभी हाल ही में देश का 41वां क्या यूनेस्को के द्वारा कोई चीज शामिल किया गया है, देश की 41वीं इमारत। समझ जाओगे ना? तो बताओ, यूनेस्को, ये यूनेस्को, इसकी सूची में भारत का कौन सा ऐसा स्थल है जो 41वें नंबर का शामिल हुआ? तो अभी तक ध्यान रखना होगा, वो हो गया है शांति निकेतन भवन। क्या नाम है? शांति निकेतन भवन। इसकी स्थापना, इसकी यूनेस्को, ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है? 16 नवंबर 1946 को होती है। समझ जाओगे ना? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। समझ जाओगे ना? इसको विशेष ध्यान देंगे तो इसे इंपॉर्टेंट है, याद रखे रहना। 40वां कौन है? 40वां और 39वां। तो 40वें नंबर का कौन है? 40वें नंबर का आप जानते रहना, जो है उसका नाम रामाप्पा मंदिर। और 39वें नंबर कौन है? धौलावीरा है। कौन है? धौलावीरा। ये इंपॉर्टेंट जो इसके पहले वाले वर्ष में शामिल किए 2022 में, ये 2023 में। ठीक, जानते रहना। देखो, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। वंदे मातरम की रचनाकार कौन है? तो बीसीसी बंकिम चंद्र चटर्जी है, इनको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी कहते हैं। अच्छा, गड़बड़ न करना। ये आनंद मठ से एक इनकी पुस्तक है, आनंद मठ, उससे उद्धृत है। कौन? वंदे मातरम। समझ जाओगे ना? आगे ध्यान दो। कभी कभी पूछ लेता है सन्यासी विद्रोह का वर्णन क्या है? सन्यासी विद्रोह का वर्णन आनंद मठ में है। ठीक है। राष्ट्रीय पंचांग, राष्ट्रीय पंचांग क्या है? शक संवत। क्या है? राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है। एक सवाल है कि जो शक संवत है, बड़ा अहम इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो शक संवत है ये एक भारत में कनिष्क नाम का व्यक्ति था। ठीक है। ये 700 राजा था। ये 78 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक हुआ। क्या हुआ? राज्याभिषेक, यानी राजा बना था 78 ईस्वी में। ठीक है, 78 ईस्वी में बना। इस प्रकार से तभी से शक संवत की शुरुआत होती है, वो हमारे यहाँ भारत में है। ठीक है। ये कौन से राजवंश से था? ये कुषाण राजवंश से था। कैसा? कुषाण। क्या नाम है? कुषाण राजवंश से था। और कुषाण राजवंश का संस्थापक कौन है? क्या आप बता सकते हैं? कुषाण राजवंश का संस्थापक है कौन है? पुजुल कड़फिसस। क्या नाम है? पुजुल कड़फिसस। समझ जाओगे। और इसका दूसरा प्रतापी राजा या प्रथम प्रतापी राजा कौन था? उसका नाम था भीम कड़फिसस। क्या नाम था? भीम कड़फिसस। भीम कड़फिसस था। इसने सबसे पहले भारत में शुद्ध सोने के सिक्के चलाए हैं, इसे ध्यान रखना होगा। अच्छा, उसी के बाद बैठता है ये, इसका नाम होता है कनिष्क। क्या नाम होता है? कनिष्क। ठीक है, जरूर ध्यान देना होगा। तो शक संवत क्या है? राष्ट्रीय पंचांग है। अब एक सवाल है, राष्ट्रीय पशु क्या है? राष्ट्रीय पशु बाघ है। क्या नाम है? राष्ट्रीय पशु बाघ, जानते रहना।
एक सवाल है राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो राष्ट्रीय जलीय जीव है उसका नाम है डॉल्फिन। क्या डॉल्फिन? क्या भैया? डॉल्फिन। और कौन सी डॉल्फिन? डॉल्फिन वो भी गंगा में तैरने वाली डॉल्फिन। गंगा में तैरने वाली जो डॉल्फिन है उसे कहते हैं गंगा डॉल्फिन। और उसके अंदर भी जाया जाए तो उसका नाम है सुसु डॉल्फिन। क्या नाम है? सुसु डॉल्फिन। क्या नाम है? सुसु डॉल्फिन। समझ जाओगे ना? इसे भारत में प्रदूषक नियंत्रक जांच केंद्र कहा जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि जैसे पानी जानते हो? पानी नाम सुनो। पानी कोई भी कैसे जानते हैं प्रदूषित है कैसा? तो एक होता है BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। पानी में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी पानी नाम सुना है ना? पानी एकदम बढ़िया सा फूट कस के इतना अच्छा होगा कि नीचे कुछ भी पड़ा हो दिखाई दे। तो उसमें क्या कूड़ा करकट मिला है क्या? नहीं, क्योंकि पानी किससे मिलता है? H2O से बनता है ना? उसमें कूड़ा करकट नहीं है, जाहिर बात पूरी तरह से यही गण तो है, पानी स्वच्छ है। लेकिन पानी में खूब कस के बहागा हो तो बहागा हो इसका मतलब किसकी मात्रा अधिक है? कूड़ा करकट की, अन्य चीजों की, अर्थात इसकी कमी है। और इसकी कमी है जाहिर बात है ऑक्सीजन की कमी है। और ऑक्सीजन की कमी है तो सोच के देखो, ज्यादा गंदीले पानी में जीव जंतु जीवित रहेंगे या साफ पानी में? खुद ही सोचो, समझ पाओ ना? अच्छा फेफड़ा से मछलियां सांस लिया तो पूरी मिट्टी चली जाएगी, जंतु बचेगी? आप खुद सोचो, साफ ना? तो उसी को कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसे कहते हैं BOD। कभी BOD नाम पूरा पूछा जाए समझ जाओ, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। यानी जल में घुले हुए बाह्य तत्वों को जानने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, यही जहां पर एकदम स्वच्छ पानी होता है वहीं पर जो है गंगा डॉल्फिन यानी सुसु डॉल्फिन पाई जाती है। अच्छा, अगर गंगा क्षेत्र में जैसे हमारी रायबरेली से जा रही है तो गंगा नदी इसमें आकर के अगर डॉल्फिन आ जाए तो समझ जाओ गंगा नदी स्वच्छ है। क्या है? स्वच्छ है। समझे बात? ये सर्वाधिक रूप से हरिद्वार आदि क्षेत्रों में पाई जाती है क्योंकि वहां पर आप जानते हैं बहुत स्वच्छ होता है। सबसे ज्यादा गंगा नदी कहाँ गंदी होती है? कानपुर में। शुरुआत कहाँ से होती है? हरिद्वार से, क्योंकि हरिद्वार में क्या मेडिसिन से फैक्ट्रियां आकर सब ये कूड़ा गिरा देती है। समझ जाओगे ना? जानते रहिएगा। तो हरिद्वार किस नदी तट पर है? गंगा। कानपुर किसके तट पर है? गंगा। वाराणसी गंगा, रायबरेली गंगा। ठीक है, इनको जानते रहिएगा। लखनऊ गोमती। ठीक है, जौनपुर गोमती, जौनपुर गोमती, जानते रहिएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? एक नाम है हाथी। ठीक है, आपसे पूछेगा राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन है? कौन? राष्ट्रीय, ध्यान देना, धरोहर पशु कौन है? तो राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन है? इसका नाम है हाथी। ठीक, आपसे पूछे सबसे बड़ा जीव कौन है? व्हेल, नीली व्हेल यानी ब्लू व्हेल। और सबसे बड़ा स्थलीय जीव कौन है? तो हाथी है। समझ जाओगे ना? ये राष्ट्रीय धरोहर पशु है। क्या है? राष्ट्रीय धरोहर पशु है। ठीक है, इसके लिए आप जानते हैं हाथियों के कहते हैं दांत बड़े कीमती होते हैं, इनका तस्करी होती है, जो दांत बाहर निकले होते हैं। देखा होगा ना, जो ऐसे निकले रहते बढ़िया, बहुत अच्छा, जिसको पता लगे बात पहुंचे थी तो उठा लेता ऊपर का, देखा होगा। ठीक, तो इसके दांतों की तस्करी के लिए क्या करते हैं लोग? हाथियों का शिकार कर लेते हैं। ऐसे सुना होगा गौना में कहते हैं कि मरा हाथी भी 5 लाख का बिकाता है, देखा होगा ना, 1.25 लाख का बिकाता है। तो 1.25 लाख के हाथी निपटा के 1.25 लाख आ गए। समझ पा रहे हैं? क्योंकि इनकी स्किन वगैरह बहुत विशेष प्रकार की होती है, इसलिए इनकी तस्करी होती है। क्या होती है? तस्करी, अवैध रूप से शिकार होता है, जिसके संरक्षण के लिए एक आया, उसे कहते हैं एलिफेंट प्रोजेक्ट। क्या आया? एलिफेंट प्रोजेक्ट। क्या कहते हैं? एलिफेंट प्रोजेक्ट। ये आया कब? 1992 में। अर्थात बताओ हाथी संरक्षण अधिनियम कब आया? तो हाथी संरक्षण अधिनियम कब आया? 1992 में। इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट। समझ जाओगे ना? स्पेशल हाथियों के संरक्षण से है, इनके जो अवैध रूप से शिकार करने पर प्रतिबंध लगाता है। समझ जाओगे? इसके लिए विश्व भर में जो है 12 अगस्त, कब? 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? तो बताओ विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, हाथियों की बात कर लेते हैं, सबसे ज्यादा कहां पर जाते हैं? तो एक हाथियों का देश है, हाथियों का देश है, हाथियों का देश उसे कहते हैं लाओस। क्या कहते हैं? हाथियों का देश क्या है? लाओस। हाथियों का देश क्या है? लाओस। क्या है? हाथियों का देश लाओस। ठीक,
इसकी राजधानी वियनचांग। ठीक है, जानते रहिएगा। आपसे पूछा जाएगा सफेद हाथियों का देश किसे? सफेद हाथियों का देश कौन है? सफेद हाथियों का देश थाईलैंड है। क्या है? थाईलैंड है। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड है। जानते रहना। भारत में सबसे ज्यादा हाथी कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में सबसे ज्यादा हाथी पाए जाते हैं कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में। भारत में सबसे ज्यादा हाथी कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक में। इस बात को ध्यान रखना होगा। ठीक, कोई समस्या? हाथियों का देश लाओस, सफेद हाथियों का देश थाईलैंड। पेपर में आता है हाथियों का देश, लगा देते थाईलैंड, पहले ऑप्शन नहीं रहता है। ठीक है, तो सफेद हाथियों का देश है। गलत तो करेंगे नहीं करेंगे, मतलब समझ जाएंगे। तो एक राष्ट्रीय धरोहर पशु पिछली बार पेट में आया था, पिछली बार पहली बार वाले जो परीक्षा हुई थी। ठीक है, और बढ़िया लगाया था। ठीक है, जो है राष्ट्रीय धरोहर पशु कभी पता ही नहीं, जानते हो लगाए लोग, वो भगोना लगा दिए थे, तो बात नहीं, जानते रहिएगा, समझ जाओगे। अब आइए मैं बात करता हूँ संविधान के वो बिंदु जो बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक, आपसे कभी पूछा जाए संविधान बन चुका है, संविधान बनने में कितना समय लगा है, सब जानते हैं। संविधान बनने के लिए पहली बैठक कब हुई? तो संविधान बनने के लिए पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। तीसरी हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। अंतिम कब हुई थी? अंतिम हुई थी 24 जनवरी 1950 को। समझ जाओगे। संविधान सभा कुल मिला के कितनी बैठकें हुई थी? तो संविधान सभा कुल मिलाकर के जो है कितनी बैठकें हुई थी? 12 हुई थी। कितनी? 12। कितनी हुई थी? 12। 12 में 92 में संविधान लागू कर दिया गया। ऐसे कितनी हुई थी? 11 हुई थी। कितनी? 11। इस बात को समझ जाओगे ना। और शायद 668 के लगभग की इसमें टोटल बैठकें हुई थी, और टोटल बैठकें भी हुई थी। ये सब वो बैठकें जो सफल हुई थी। क्या? सफल। जैसे पार्लियामेंट चलती है, वो हल्ला होने लगता है, बात समझ पा रहे हैं ना। तो उसको छोड़ो। संविधान की अंतिम बैठक कब हुई? 12वीं बैठक। आप समझ जाइएगा। ठीक है, कब हुई? 24 जनवरी 1950। जानते हैं इस बात को। ये पहली बैठक में क्या हुआ? पहली बैठक में पूछता है अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए? तो वृद्धता के आधार पर यानी बुजुर्गी के आधार पर कौन चुने गए? डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा। ठीक है, पहले के अध्यक्ष। दूसरे के अध्यक्ष कौन चुने गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमेशा के लिए बन गए, जिन्हें हम स्थायी अध्यक्ष कहते हैं। समझ जाओगे। तीसरे के महत्वपूर्ण क्या है? तीसरे में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया। समझ जाओगे। जो कब पास हुआ? आप जानते हैं 22 जनवरी 1947 को पास हुआ। इतनी बात ध्यान रखोगे, ये बात पूरी याद रखेंगे। अब एक सवाल है, संविधान तुम्हारा बनकर तैयार हो गया कब? तो संविधान बनकर कब तैयार हुआ? संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। इतना ठीक है? कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान बनने में पैसा कितना लगा? तो इनको ध्यान रखना संविधान बनने में, क्योंकि अब एग्जैक्ट वाले पूछ लिया, ध्यान दे लेना। वो जमाने चले गए, कितना लगा? कहीं 64 लाख, वो जमाना चले गए। अच्छा, लगभग पूछा जाए 64 लाख, एग्जैक्ट कितना लगा? तो ध्यान रखने की जरूरत है 63,93,हजार। कितना? 63,93,729। याद है क्या? 63 को उल्टो 93 और 729 वर्ग या घन याद रखे ना। तो 63,93,729 रुपए ये लगे थे। इतनी बात समझ जाओगे ना। इसका निर्माण कब और किसने किया, ये आप बताओगे। ठीक है, ये आप बताओ इसका निर्माण, यानी रुपए का ये वाला सिंबल कब और किसने किया, आप बताओगे। बढ़िया सिखाए। इतनी बात समझ जाओगे। आगे सवाल क्या पूछता है? इतना हो गया। जो संविधान बन करके कंप्लीट हो गया, तो ये सारी बात हुई। फिर सवाल पूछता है कभी कभी संविधान बनाने के लिए कितने देशों का अध्ययन किया गया था? 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था। संविधान में सर्वाधिक कहां से लिया गया था? तो आप जानते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 के भाग इसमें सबसे ज्यादा सन्निहित हैं। ठीक, समझ जाओ ना। और 1935 सबसे ज्यादा किसके भाग हैं? नेहरू रिपोर्ट के। सिखाया पिछले इतिहास में। फिर यहाँ से पूछा जाएगा जो संविधान निर्माण हुआ है किसके अंतर्गत हुआ? तो कैबिनेट मिशन या कृषि मिशन? कैबिनेट मिशन है ना। कृषि मिशन के तहत अस्वीकार कर दिया गया था, आप जानते हैं। समझ जाओगे ना। अब बताओ कैबिनेट मिशन जब आया, इसके अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। मैंने एक काल शब्द बताया था, ये बताया था, तो वही सीधे इतना याद रखोगे। फिर देखो जब संविधान बनकर तैयार हो गया, अच्छा सब कंप्लीट, तो इसमें एक नाम आता है कि जो संविधान को लिखा किसने अपने हाथों से। तो एक सवाल है, सवाल ये है, नेहरू ने बुलाया कि उस समय कैलीग्राफी, सुंदर लिखने की कला क्या कहलाती है? कैलीग्राफी। क्या कहलाती है? कैलीग्राफी। तो हैंड राइटिंग में
एक नाम है, नेहरू ने घोषणा की कि भारत का जो भी व्यक्ति देश में अगर योगदान देना चाहता है और उसके बाद सबसे अच्छी राइटिंग हो वो लिखने के लिए आ सकता है। एक नाम है, उनका नाम है प्रेम बिहारी नारायण राय जादा, ये नाम है। ठीक है, ये निकलकर सामने आते हैं लिखने के लिए। और इस बात को नेहरू ने इनसे पूछा था कि बताइए संविधान लिखने के लिए कितना पैसा चाहिए, क्या संविधान लिखने के लिए कितना पैसा लोगे, समय क्या लगेगा? तो इन्होंने कहा हम संविधान लिखने के लिए 1 रुपया नहीं देंगे, कहा बस ये काम होना चाहिए। कहीं कौन काम? कहीं बस खाली हर एक पेज पर हमारा नाम लिखा होना चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। समझ पा बात को ना? जैसे कोई प्रकाशन होता है, प्रकाशन की किताब में लिखा रहता है ना, नीचे ये लिखे रहते हैं ना, लास्ट में कहीं ना कहीं लगा देते हैं ना टैग, तो वही उन्होंने कहा बस खाली हमारा नाम हर पेज पर होना चाहिए, बाकी और कुछ नहीं। ठीक, कहा कोई बात नहीं, 1 रुपया नहीं लिया। नहीं सोचो संविधान अध्ययन करने का, अध्ययन करने में कितना रुपया लगा है, सब करने में कितना लगता है मुझे सोचो। ठीक है, इसमें कितने समय लिखा? 6 माह में इन्होंने अपने हाथों से लिखा था। अच्छा, तो हाथों से किसने लिखा? प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने। इतनी बात समझ जाओगे ना? इस प्रकार से मूल किताब बनी थी कितना? 3.75 किलोग्राम की कितना बनी। और उसके बाद फिर आगे आपसे पूछा है संविधान बनकर तैयार हुआ तो इस पर हस्ताक्षर हुए थे, क्या हुए थे? हस्ताक्षर। तो याद करिए, हमने पिछली क्लास दिखाया था कि जब भारत का संविधान बनाने का नंबर आया तो पाकिस्तान और भारत जब दोनों एक ही में थे, अर्थात अंतरिम सरकार के समय कितने सदस्य थे? अंतरिम सरकार के समय कुल मिलाकर के 389 सदस्य थे। कितने? 389। लेकिन हमने बताया कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था किसने? जिन्ना ने। जिन्ना ने कहा हम भारत और पाकिस्तान हमको लेकर के ही रहना है, समझ पा रहे ना? और इसमें एक व्यक्ति रहमत अली ने क्या कहा था? कहा था अभी नहीं तो कभी नहीं, ये कहा था ना। किसका कथन है? चौधरी रहमत अली का, जिन्होंने पाकिस्तान शब्द दिया है 1933 में। नहीं सीखेगा तो पढ़े पीछे वो पढ़िए इलाके में, बाकी सब ठीक है ना? तो बताओ भारत विभाजन से पहले की संविधान सभा के कितने सदस्य चुने गए थे? 389। लेकिन भारत के बाद पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान में 90 सदस्य चले गए उधर। कितने बचे? 299। इंपॉर्टेंट सवाल है। अब 299 में से महिलाएं कितनी थी? महिलाएं मात्र 15 थी। कितनी थी? महिलाएं 15 थी। कितनी थी? 15। और 284 मेल थे। क्या थे? मेल। अब इसमें फिर सवाल तुमसे बनता है कि बताइए जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो इस पर हस्ताक्षर किया जाता है। जैसे गांव में कोई एप्लीकेशन लिखाते हो, एप्लीकेशन बन जाता है, उसमें हस्ताक्षर करते ना, वैसे ही देश में लागू करना था, हल्का फुल्का तो नहीं था। तो कितने लोग हस्ताक्षर किए थे? तो महिला 15 माह से 12 महिलाएं हस्ताक्षर किया और बाकी 3 घंटा का टीम कर लिए थे, नहीं आई थी। अच्छा, और मेल कितने हुए आप बताएंगे कैसे? तो सुनो, कुल मिलाकर के कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए? महिला और पुरुष सब मिलाकर के 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। समझ जाओगे ना? इस बात को जरूर ध्यान रखे रहेंगे। तो यहाँ जो भी सवाल आते हैं आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? भारत विभाजन से पहले कुल कितने सदस्य चुने गए थे? 389। पाकिस्तान कितने गए? 90। इंडिया कितने रहे? समझ जाएंगे। ठीक है, 299, जिनमें से 3 है देसी रियासतें थी। 296 सदस्य जो मिलकर चुनाव हुआ था। ठीक, अब ज्यादा नहीं, बस खाली आपके इतने देखो जो पेपर जरूरी है। तो बताओ, ये सिग्नेचर की बात हो जाएगी। एक सवाल तुमसे पूछ लेता है, कभी कभी पूछ, वनडे नहीं पूछे लेकिन जान लीजिए, पूछा जाए कभी संविधान पर सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए थे? ठीक, अगर ये सवाल आएगा तो लोग लगा देंगे प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ना, जो गलत है। उनका तो नाम हर पेज पर रहा ना, समझ जाएंगे। उसमें नाम है बलवंत राय मेहता। पहले हस्ताक्षर किसका होता है? बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता और किसका? इसी के जस्ट बाद नेहरू का। तो बताओ सबसे पहले हस्ताक्षर किसके हुए संविधान पर? बलवंत राय मेहता और नेहरू के। पहले किसने किया? बलवंत राय। जैसे हम आप बैठे पहले हम हस्ताक्षर करेंगे, आप करो, तो पहले किसने किया? बलवंत राय मेहता। फिर कौन किए? नेहरू। जाहिर सी बात है, बहुत बड़े पद पर रहे हो, है ना? तो क्या है कभी बलवंत राय मेहता, बाद में इनको त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का जनक कहा जाता है। जो तुम्हारे यहाँ पर, हमारे यहाँ सबके यहाँ पर जो है आप होता है ना, जिला लेवल पर सरकार होती है, जिला अध्यक्ष बनता है, ब्लॉक लेवल पर ब्लॉक अध्यक्ष बनता है जिसे हम ब्लॉक प्रमुख कहते हैं, और गांव लेवल पर प्रधान अध्यक्ष बनता है जिसे हम ग्राम प्रधान कहते हैं। ये सब इनमें 3 स्तर हुए। इस व्यवस्था को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? इनको नाम है बलवंत राय मेहता। समझ जाओगे ना? बलवंत राय मेहता, समझ जाओगे ना? तो इसको छोड़ो, ये सवाल उम्मीद करते सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। इतना लग जाएगा?
अब हम पढ़ते हैं संविधान में कुछ अहम बातें। सुनो, जब संविधान बनकर तैयार हुआ था, मैंने बताया था इसमें कुल मिला के भाग कितने थे। तो संविधान बनकर तैयार हुआ, इसमें आपसे पूछता है अनुसूची कितनी थी। अनुसूचियों की संख्या मूल रूप से कितनी थी? 8। अब कितनी है? 12। कितनी है? 12। अनुसूची के अंदर एंट्री करोगे तो मेरे मिलेंगे भाग। क्या मिलेंगे? भाग। भाग कहे या अंग कहे, ठीक है, अंग अंग ना के अंग। तो इसमें पूछा जाए तो है 22 थे, अब कितने हैं? 25। ठीक है, कितने? 25। जो 25 हैं ये इनके जो जोड़े गए हैं संशोधन करके उनको मिला करके। अच्छा, और पेपरों में यूपीपी में सवाल आया था, बताओ 25 है कि 22, वहां तक गया था काम, है ना। तो कुल रहे तो ये, ऐसे रहे तो ये, ठीक। अगला, इनके अंदर जाओगे तो अनुसूची मिलेगी। क्या मिलेगी? अनुसूची हो गया, अनुच्छेद मिलेंगे। क्या मिलेंगे? अनुच्छेद। अनुच्छेद कितने हैं? तो अनुच्छेद उस समय 395 थे, वर्तमान में कितने हैं? लगभग 450 प्लस हो गए। कितने? 450 प्लस। इस बात को समझ जाओगे। अब यहाँ पे एक अहम बात है, इनको समझ लीजिए। क्या है? देखो, कोई भी संविधान होता है तो संविधान में अनुसूची क्या है? पूरी किताब कई भागों में बटी होती है। जैसे आप किताब पढ़ोगे तो देखो ये सभी हेडिंग पढ़ी है, हेडिंग पढ़ी है ना। तो ये हेडिंग पढ़ी है, तो ये बुक हेडिंग हो गई। इनको हम कह दिया मूल रूप से अनुच्छेद। क्या कह दिया? अनुच्छेद। क्या कहें? अनुच्छेद। अनुच्छेद के अंतर्गत जाओ, ये पहला पॉइंट लिखा है तो इसमें उसके अंतर्गत पॉइंट है जिसे हम क्या कहें? सब आर्टिकल, उप अनुच्छेद। क्या कहते हैं? उप अनुच्छेद। समझ में बात ना। और इसी को देखा जाए, ये कोई चैप्टर होगा तो कोई चैप्टर होगा, मान लीजिए भारतीय संविधान है तो भारतीय संविधान है, ये भारतीय संविधान पूरी किताब बात कर रहे हैं तो भारतीय संविधान क्या है? ये भाग है। क्या है? भाग है। क्या है? भाग है, ठीक। अब इसके भी देखा जाए पूरी किताब, इसके कई भाग होते हैं। अब कई भाग होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? अनुसूची। क्या कहते हैं? अनुसूची। क्या कहते हैं? अनुसूची। समझ जाओगे ना। यानी जो पूरी भारतीय संविधान की किताब है, अर्थात कानून की जो किताब है, कैसे शासन व्यवस्था चलेगी, इसको सबसे पहले तो अनुसूची में 8 अनुसूचियों में बांटा गया। उसके अंदर प्रवेश करोगे तो मिलेंगे भाग, जो 22 हैं। उसके भी अंदर प्रवेश करोगे तो मिलेंगे हेडिंग अर्थात अनुच्छेद। समझ का। और अनुच्छेद के अंदर प्रवेश करोगे तो मिलेंगी बातें। जैसे अक्सर लोग अनुच्छेद नंबर 19 में फंस जाते हैं, कहीं 19 है और फिर आगे जाते हैं कहीं या 19A आ लिखा है, और फिर आगे जाते हैं मिल जाता है 19A का फर्स्ट पॉइंट, यह मिलता है। फिर वो के अंदर जाते हैं तो फर्स्ट पॉइंट में फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, अभी समझे ना आता है। कुल मिलाकर 6 टाइम जो स्वतंत्रताएं हैं, समझ पा रहे ना, ये सभी। तो इनको विशेष ध्यान देंगे। ये इतनी बातें आपको समझ में आई। अनुसूची कितनी? मूल संविधान में 8, अब 12, भाग 22, अब 25, अनुच्छेद 395 थे, अब 450 प्लस हैं। अच्छा, अब इसी में आप पहला पॉइंट डालेंगे अनुसूची। क्या पढ़ेंगे? अनुसूची। कहीं डाल लीजिए अनुसूची। क्या? अनुसूची। एक एक अनुसूची को हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए लिख लीजिए। अनुसूची, ठीक है। क्या करते हैं? अनुसूची, ठीक है। अनुसूची को इंग्लिश में कहते हैं शेड्यूल। क्या कहते हैं? शेड्यूल। क्या कहते हैं? शेड्यूल। अनुसूची कहते हैं शेड्यूल। आपसे ध्यान रखना होगा, भारतीय संविधान में कुल मिलाकर कितनी अनुसूचियां हैं? तो मूल संविधान में 8 थी, अब कितनी है? 12। कैसे? देखिए, आपसे पूछा जाए अनुसूची नंबर 1 में क्या है, तो अनुसूची नंबर 1 में क्या है, तो आप जो सोचिए, जब कोई भी चीज बनाते हो सबसे पहले उसका नामकरण करते हो ना, सबसे पहले उसका नामकरण करते हैं। तो इस प्रकार से अनुसूची नंबर 1 में क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। क्या? यानी जो भारत है इसे कहते हैं संघ व राज्य क्षेत्र। संघ व राज्य क्षेत्र, इसका मतलब जो भारत है, भारत क्या है? संघात्मक है। कैसा है? संघात्मक। और संघात्मक में ध्यान रखना होगा, यहीं से सवाल बढ़िया बना लेता है, ठीक। बड़ी परीक्षा के लिए भारत पूछेगा यूनियन है या फेडरल, ठीक। और दोनों का मतलब होता है संघ। तो ध्यान रहे, भारत ना कि यूनियन है, ये है फेडरल। क्या है? फेडरल। जागो भैया, सौ नहीं, क्या है? यूनियन। यूनियन का मतलब संघ तो है, लेकिन ये फेडरल
है, ना कि यूनियन। समझ जाए ना। तो आप ध्यान रखना, अनुसूची नंबर 1 में क्या है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, यानी जो भारत संघ है यह और इसका राज्य क्षेत्र कहां कहां तक इसका शासन है, ये सारी जानकारी आप जानते हैं। पूरब में गुजरात, पूरब में अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में गुजरात, उत्तर में कश्मीर, दक्षिण में कन्याकुमारी और उधर अंडमान के नीचे इंदिरा पॉइंट तक। समझ पा रहे हैं ना, ये पूरी जानकारी है। तो भारत कैसा राज्य है, यूनियन या फेडरल, तो फेडरल है। फेडरल में विशेषता यह है कि आप किसी भी संघ में शामिल तो हो गए तो निकल नहीं सकते, अर्थात भारत एक संघ है ना। संघ कैसे, क्योंकि आज 36 राज्य है भारत में है, अब 36 राज्यों केंद्र शासित मिला के 36 है। इन सभी 36 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। इतनी बात समझ में। जैसे आप जानते हैं कि 1975 में सिक्किम भारत में शामिल हुआ था, 1975 में सिक्किम भारत में शामिल हुआ था, तो शामिल तो हो गया लेकिन ये कभी अलग नहीं हो सकता। अच्छा, कभी अलग नहीं हो सकता। तो यही जो व्यवस्था है कि आप शामिल तो हो गए लेकिन दोबारा अलग नहीं हो सकते, यह व्यवस्था फेडरल कहलाती है। क्या कहलाती है, फेडरल। और शामिल हो जाओ फिर जब मन चाहे तब अलग हो जाओ, उसे यूनियन कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनियन। जैसे इसका मुख्य उदाहरण है अमेरिका। अमेरिका के जो राज्य हैं ये यूनियन है, उसका नाम है यूनियन स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अच्छा, उसी के आधार पर इंडिया का नाम रखा जाएगा तो फेडरल स्टेट्स ऑफ इंडिया रखा जाएगा, ना कि यूनियन स्टेट्स ऑफ इंडिया। इसका नाम क्या पड़ेगा, फेडरल स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक, वही अमेरिका क्या है, यूनियन है, क्योंकि वहां के अगर जो है टेक्सास नाम का अगर राज्य चाहे तो भैया बाइडेन हमसे तुमसे नहीं पड़ा तो हम नया राज्य बनाना चाहते हैं देश, तो जो है हट सकता है। बल्कि वहां पर भी संविधान में परिवर्तन हो चुका है, समझ जाएगा ना। लेकिन यूनियन का मतलब ये होता है कि आप संघ में शामिल हो गए तो आपको अलग होने का अधिकार है, लेकिन फेडरल में अलग होने का अधिकार नहीं है। तो इंडिया क्या है, फेडरल है। इसीलिए कभी कभी देखते रहिए कोई भी राज्य होता है तो राज्य अक्सर लड़ाई हुआ करती है ना। जैसे पंजाब में भी खालिस्तान की जैसे मांग चलती है, जो कनाडा में लोग रहते हैं वो खालिस्तान बनाने की बात करते हैं। तो क्यों ये अपराध है, इसको क्यों कहते हैं राजद्रोह है, क्योंकि इसी के आधार पर। समझ में आई बात ना। तो उम्मीद करते हैं फेडरल और यूनियन दोनों में अंतर समझ में आया होगा। इंडिया क्या है, फेडरल यूनियन, तो फेडरल है। ठीक, तो भारत का संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, इसकी और बात अभी भाग वाले में करेंगे। ठीक है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र कहाँ है, अनुसूची नंबर 1 में लग जाएगा। और अनुसूची नंबर 2 में क्या है, अनुसूची नंबर 2 में हमारे देश के जितने भी पदाधिकारी होंगे इनके जो है सैलरी यानी वेतन और पेंशन का अधिकार है। वेतन, पेंशन और भत्ते, इनकी सबकी बात की गई है। समझ में आई बात। इनमें से वो पद हटा देना जो विशेष रूप से संविधान में है, जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल, यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल इन दोनों के पदों को छोड़ करके बाकी अन्य जितने भी पद हैं उनकी वेतन एवं भत्ते, इनका सबका बात इसमें की गई है। जैसे आपसे पूछा जाए कि बताइए मुख्यमंत्री की बात कहाँ है, तो यहीं पर है। सांसदों के वेतन की बात कहाँ है, यहीं पर है। समझ जाओगे ना, ये सारी बातें यहीं पर हैं। ठीक, अगला तो बताओ वेतन एवं भत्ते किस अनुसूची में है, 2 में। पहले में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, दूसरे में वेतन भत्ते। क्या है, दूसरे में वेतन भत्ते। अब ये बताइए, मान लीजिए अगर आपको नौकरी मिल गई और नौकरी मिलने के बाद आपको सबसे पहले क्या प्रतिज्ञा कराई जाती है, क्या प्रतिज्ञा, क्या होती है प्रतिज्ञा। तो सबसे पहले आपकी प्रतिज्ञा कराई जाती है तो भैया अरे फॉर्म वार्म भरते हो लिखा रहता है ना कि कितनी सैलरी, सारी नौटंकी लिखा रहता है ना। सब कहाँ, 2 की बातें हैं। 3 में क्या है, आपसे शपथ यानी शपथ दिलाई जाएगी, शपथ या प्रतिज्ञा कहते हैं। 3 में क्या है, शपथ या प्रतिज्ञा। 3 में क्या है, शपथ या प्रतिज्ञा। इस बात को याद रखे रहोगे, कोई समस्या। अगला 4 में क्या है, 4 में क्या है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। क्या है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ये मतलब क्या है, जब पार्लियामेंट का एक अंग होता है, आप जानते हैं पार्लियामेंट अनुच्छेद नंबर 79 के अंतर्गत गठित होती है, जिनमें से एक अंग होता है राज्यसभा जो अनुच्छेद नंबर 80 के अंतर्गत बनता है, एक होता है लोकसभा अनुच्छेद नंबर 81 के अंतर्गत बनता है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन आपसे कभी पूछा जाए कौन सा भाग है जो कभी समाप्त नहीं हो सकता, तो भैया राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। अच्छा,
उसी तरह से जो लोकसभा है वो भंग हो जाती है। हर 5 साल में आप जानते हैं चुनाव आने वाले हैं, लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। समझ जाओगे। इसमें सीटों का आवंटन यानी कहां से कितनी सीटें होंगी। जैसे यूपी से राज्यसभा में कितनी सीटें जाती हैं, 31। कितनी जाती हैं, 31। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में सीटें कितनी है, 31। आप नॉर्थ ईस्ट में देखोगे लगभग एक सीटें आती हैं, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर भी है। इसे कहते हैं राज्यसभा में सीटों का आवंटन कहाँ है, 4 में। कहाँ है, 4 में। 5 में क्या है, तो अनुसूची नंबर 5 में जब हम जानते हैं कि 5वीं में कहा गया है जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, जिन्हें हम कहते हैं एससी और एसटी, एससी और एसटी, इन पर कैसे प्रशासन किया जाएगा, इसकी बात 5 में की गई है। समझ जाओगे। जैसे देखा जाए तो सांस्कृतिक रूप से और सामाजिक रूप से हर चीज से एससी और एसटी अलग थे। जैसे आज देखिए, आज क्या सेंटलिज आइलैंड पे आप जा सकते हैं क्या, सेंटलिज आइलैंड वाले हम आप सभी से पूरा अलग है ना। अब जैसे देखा जाए तो बड़े बड़े क्षेत्र हैं भारत में, जैसे आप कई जगह हैं, आप लक्षद्वीप में चले जाइए, वहां की जनजातियों के बीच में जा सकते हैं क्या हम आप सभी, नहीं जा सकते। अगर हम आप चले जाएंगे तो हम बताए सेंटलिज वाले निपटा डालते हैं, समझ पा रहे हैं, बढ़िया उनका भोजन बन जाएंगे। तो ये सब चीजें होती हैं, इन पर कैसे प्रशासन किया जाए, ये सारी बातें कहाँ हैं, यहाँ पर है अनुसूची नंबर 5 में। तो अनुसूची नंबर 5 में क्या है, एससी और एसटी यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों पर प्रशासन कैसे किया जाए, इसकी बातें हैं। ठीक, पूरे देश में, कहाँ पर, पूरे देश में। जैसे एमपी सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है ना। कैसे, शेड्यूल कास्ट यहाँ पर ज्यादा पाए जाते हैं, शेड्यूल ट्राइब क्या कहते हैं, जनजातियां, सबसे ज्यादा जनजातियां कहाँ रहती हैं, एमपी में। इन पर सब पर कैसे प्रशासन किया जाए ये जानकारी है। और अनुसूची नंबर 6 में भारत में कुछ ऐसी जनजातियां जो बड़ी खतरनाक है। जैसे एक नाम है असम, एक नाम है मेघालय, एक नाम है त्रिपुरा, एक नाम है मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, कहाँ, ध्यान दें, 4 राज्य स्पेशल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में रह रही कुछ जनजातियां ऐसी हैं जहां पर अभी भी आप नहीं जा सकते हैं। जैसे आपको असम घूमने जाना है तो हर जगह पर अनुच्छेद 19 हमें घूमने का अधिकार देता है। तो बताइए, हर जगह पे आपको घूमने का अधिकार नहीं, जब में पता लगे चले जाओ, निपटा देंगे जनजातियां, पता लगे गए कहा। ठीक है, इसलिए असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 4 ऐसे राज्य हैं जिन पर जो एसटी हैं इन पर कैसे राज किया जाएगा। सोचो, जो जनजातियां इंसान को नहीं पहचानती जाकर के वो भोजन बन जाती हैं, तो बताओ क्या सरकार को पहचाने है क्या, और प्रधानमंत्री उनके लिए कहा है क्या, कुछ नहीं। जैसे देखें प्रधानमंत्री आ रहे हैं, वाह वाह कितना बढ़िया भोजन आ रहा, ऐसा है। अब पता है राष्ट्रपति भेज दिया जाए, राष्ट्रपति जाएंगे, वो क्या जाने राष्ट्रपति क्या है। ठीक, अब पता है राष्ट्रपति भोजन बनाए निपटा डाल। अब बताओ, सोचो, डीएम जाए, डीएम में क्या मतलब है। इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा जोखिम भरा काम है, कैसे उन पर प्रशासन किया जाए, समझ पा रहे ना। तो इसके लिए असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इस पर कैसे शासन किया जाए, ये सारी बातें, इसका वर्णन इसमें, कहाँ, अनुसूची नंबर 6 में। इसीलिए जैसे सरकार ने जब एक बनाया था 2019 का कानून, जिसे हम कहते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, आपने खूब नाम सुना होगा, है ना। उसमें यही कहा गया था कि अनुसूची नंबर 6 में शामिल राज्यों के अतिरिक्त भारत के किसी भी राज्य में अगर कोई भी पारसी, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ये अगर जातियां हैं तो वो इसके पहले अगर आई हैं तो वो सभी को भारत का नागरिक माना जाएगा। अब यही मुस्लिम शामिल था क्या, नहीं, इसलिए बवाल कटा था, जानते हैं। इसमें साफ साफ कहा गया था कि इन 6 राज्यों को छोड़कर, 4 राज्यों को छोड़कर, अनुसूची नंबर 6 में जो शामिल राज्य हैं इनको छोड़कर, समझ में बात ना, लग जाएगा। फिर से ध्यान देना, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों पर प्रशासन की जानकारी कहाँ है, अनुसूची नंबर 6 में। और ऐसे SC ST के लिए 5 में। इंपॉर्टेंट है, पेपर के लिए बहुत जरूरी है ये, ठीक है, क्योंकि मणिपुर के हिसाब से ध्यान देना। 7 में क्या है, 7 से सूचियां हैं, क्या है, सूचियां। ठीक, सूचियां कौन कौन सी, वही केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, यानी भारत के ऐसे विषय जिन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाएंगे। जैसे मुख्य रूप से आता है शिक्षा, क्या आता है, शिक्षा, समझेंगे, शिक्षा आता है। तो शिक्षा क्या है,
आप देखिए ना, बोर्ड परीक्षाएं होती हैं, यूपी में रहते हो यूपी बोर्ड भी चलता है, बिहार में जाओगे बिहार बोर्ड चलता है, राजस्थान में जाओगे राजस्थान बोर्ड चलता है, हरियाणा में जाओगे हरियाणा बोर्ड चलता है ना। तो सोचो, केंद्रीय बोर्ड भी चलता है, इसे कहते हैं केंद्रीय विद्यालय, नाम सुने होंगे ना, केंद्रीय विद्यालय, उसमें केंद्र का कानून चलता है। तो ये कैसा है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, अर्थात इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार दोनों कानून बनाती है मिल करके। समझ में बात। जैसे आपने देखा होगा 2020 का क्या आया है, नई शिक्षा नीति आई है, नाम सुने, जिसकी वजह से आप जानते हैं सेमेस्टर वगैरह सब बढ़ गए हैं। ये सब बातें कहाँ की हैं, समवर्ती सूची की। समझ में बात। अगला देखो, एक जैसे आरपीएफ, आरपीएफ नाम सुनो, आरपीएफ, आरपीएफ का नाम बदल करके क्या रखा गया आप बताएंगे। आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे कौन सी सूची का है, तो रेलवे आपका संघ सूची का है, किसका, संघ सूची का। बताइए क्या रेलवे है, रेलवे पर क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपना कानून बना सकते हो भैया, रेलवे, अच्छा ये वाला ऐसे ऐसे किया जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। इसका सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार है, किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार है। लेकिन इसमें पुलिस पाई जाती है, इसे कहते हैं आरपीएफ। आरपीएफ भर्ती कौन करता है, रेलवे विभाग करता है, करता है, नाम सुने होंगे। यानी कभी इनके बिल्ला वगैरह देखो, उसमें लिखा रहता है यूपीपी, लिखा रहता है, यानी उनका प्रोटेक्शन कौन देता है, राज्य सरकार, लेकिन होते किसके अधीन है, केंद्र सरकार के। व्यास समझ में इतनी ध्यान देना। अगला एक सवाल आता है, तो रेलवे कहाँ का है समझ जाएंगे। इस प्रकार से इन सब चीजों को जानते रहिए। राज्य सूची में जैसे आपका आएगा राजस्व विभाग, कहाँ आएगा, राज्य सूची में, समझ जाओगे ना, इनको सबको जानते रहना। ये सूचियां हैं, ये बाद में और अच्छी जानकारी करेंगे। एक सवाल यहाँ पर आता है, अवशिष्ट सूची, ये कहाँ से ली गई है, ठीक। अवशिष्ट सूची, अवशिष्ट सूची के अंतर्गत वे आते हैं जैसे अंतरिक्ष विज्ञान। अब अंतरिक्ष विज्ञान यूपी के ऊपर तो कोई मतलब है थोड़े, जैसे चंद्रयान गया, अंतरिक्ष की बात है, क्या इस पर राज्य सरकार कानून बनाएगी, नहीं, इसमें विदेशों की बात, विदेश के हिसाब चलना होगा। तो इसमें ये सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, किसके अधीन, सेंट्रल। इनको कहते हैं अवशिष्ट सूची, जो न राज्य में होती है न केंद्र में होती है, वो सब कहाँ, बाहर वाली कहाँ जाएंगे, अवशिष्ट में जाएंगे, कहाँ, अवशिष्ट। अवशिष्ट सूची की परिकल्पना मैंने कहाँ से लिया, ये आप बताएंगे, ठीक। अगला 8 में क्या है, 8 में भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख, कितनी भाषाओं का, आप जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा जातियों और सबसे ज्यादा विविधताओं वाला, सबसे ज्यादा भाषाओं वाला देश कौन है, इंडिया है, कौन है, भारत है, ठीक है। ये 22 भाषाएं ऐसी हैं जो भारतीय संविधान में है, कितनी भाषाएं, 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। अच्छा, फिर सवाल है, पहले संविधान बनाने का 22 भाषा रहेगा, नहीं, जब संविधान बना था तो 14 राज्य थे और 14 भाषाएं थी, कितनी थी, ज्यादा एक्सप्लेन हम बाद में करेंगे, लेकिन कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी, समझ जाओगे। अब 14 भाषाएं थी तो उनमें सब जानते रहेंगे, इनमें क्या, इस 22 भाषाओं में इंग्लिश शामिल है, तो इंग्लिश भारतीय भाषा संविधान में शामिल नहीं है, इंग्लिश भारतीय संविधान में शामिल भाषा नहीं है। अच्छा, तो कौन कौन है, तो देखो 14 के बाद ध्यान रखना कुछ बातें हैं, जैसे एक 1967, कौन सा, 1967, कब, 1967 में भारतीय संविधान में 21वां संविधान संशोधन हुआ। 21वां संविधान संशोधन क्या है, इस संविधान संशोधन मतलब लोगों में बहस चलती है बैठ कर पार्लियामेंट में, तब जाकर पास होता है, तब कोई चीज उसमें जोड़ी या घटाई जाती है, ठीक। तो देखिए सवाल तुमसे पूछा जाएगा, 21वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1967, कब हुआ, 1967, किससे संबंधित है, भाषाओं से संबंधित है। इसके अंतर्गत एक भाषा जुड़ी जिसे हम कहते हैं सिंधी, क्या कहते हैं, सिंधी, समझ जाओगे ना, क्या जुड़ी, सिंधी। तो बताओ सिंधी भाषा संविधान में कब जुड़ी, 1967, संविधान संशोधन पूछा जाए तो कौन, 21वां संशोधन, ठीक। अगला आता है 1992, समय है 1992 और संशोधन हो रहा 71वां संविधान संशोधन। ध्यान रखो सवाल, तो सीधे सवाल आता है, सिंधी कब जुड़ी, 1967, कौन संविधान संशोधन, 21वें नंबर का, क्या नंबर का, 21वें नंबर का। अच्छा, और उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 में संविधान में 3 भाषाएं जुड़ी, कितनी जुड़ी, 3, कौन कौन, तो याद रखे रहना,
ये शब्द कभी नहीं बोलोगे। नाफार, ये नमक शब्द याद रख लेना। नाफार नेपाली का, नाफार नेपाली इंपॉर्टेंट है। एम्फार मणिपुरी, ठीक। और केफार कोंकणी। कौन भैया? कोंकणी। तो सवाल सीधे आता है, बताइए नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी ये भाषा भारतीय संविधान में कब जुड़ी? तो याद रखना होगा 1992 में। कब? 1992। संविधान संशोधन पूछा जाए 71वां, याद करने की कोई जरूरत नहीं। देखो 67 में 21वां ना, और फिर डायरेक्ट 71वां संविधान संशोधन पे आना, भाषा संबंधित है, ठीक। और 71 एक जोड़ोगे 92 आ जाएगा 1992 में। इतनी बात ध्यान रखोगे ना। 1992 में 71वां संविधान संशोधन के अंदर कितनी भाषा जुड़ी? नमक शब्द याद रखना, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी याद रखोगे। नदी का, इसे याद रखना। अगला, अगर अंग्रेजी में याद रखना चाहते हो तो केफार, के है ना, और एम्फार, एम और एन, ऐसे ही 11 11 14, ये भी याद है, समझ जाओगे ना। तो बताओ नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी कब जुड़ी? 1992, 71वां संविधान संशोधन। पूछे जाते हैं सवाल। अच्छा, फिर एक सवाल, कौन सी ऐसी संविधान की में भाषा है जो विदेशी है और भारतीय संविधान में उसको दर्जा प्राप्त है? बताओ कौन हो जाएगी? एक है नेपाली। कौन है? नेपाली एक ऐसी भाषा है जो संविधान में इसको शामिल किया गया है। क्या नेपाल भारत का है क्या? नहीं, समझ जाओगे। अच्छा, अगला आता है, क्या आता है? ध्यान देना। एक सवाल और है, इसको ब्रेक करते हैं, थक गए। तो ध्यान रखना कि 8वीं अनुसूची में कौन है? आपसे सीधे सवाल पूछेगा, बताइए 8वीं अनुसूची में क्या है? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। मूल संविधान कितनी थी? 14 भाषाएं, ठीक है। पहला संविधान संशोधन भारतीय भाषाओं के लिए कब हुआ? 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में, जिसमें सिंधी जोड़ी गई। और 71वां संविधान संशोधन 1992। 71 और 21 जोड़ोगे तो 92 हो जाएगा, याद रखने की दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ी गई। अगला सुनो, अगला संविधान संशोधन हुआ भाषा संबंधित, ये 92 उठा लेना तो हो जाएगा 92वां संविधान संशोधन। कौन? 92वां संविधान संशोधन, और ये होता है 2003 में। कब होता है? 2003 में, ध्यान रखना। तो 92वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2003 में। इसके अंतर्गत भारतीय संविधान में 4 भाषाएं जुड़ी। कौन कौन? बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी। कौन जुड़ी? तो सीधे सवाल बताइए, बोडो, मैथिली, संथाली, डोगरी। बोडो, मैथिली, संथाली, डोगरी, ये 4 भाषाएं कब जुड़ी? तो 92वां संविधान संशोधन सन 2003 के अंतर्गत जुड़ी, ठीक। 92वां संविधान संशोधन सन 2003 के अंतर्गत जुड़ी 4 भाषाएं, बोडो, मैथिली और संथाली। समझ जाओगे ना। तो बताओ बोडो, मैथिली, संथाली कब जुड़ी? समझ जाओगे। तो फिर सुनो, 8वीं सूची में मूल संविधान कितनी भाषाएं थी? 14, अब कितनी है? 22। कब जुड़ी? तो 1967 में 21वां संविधान संशोधन, सिंधी जुड़ी, ठीक है। फिर 71वां संविधान संशोधन, 71 और 21 जोड़ोगे तो 92 आ जाएगा। 1992 में इसमें 3 भाषाएं, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जुड़ी, ठीक है। उसके बाद 92 उठा लेना, 92वां संविधान संशोधन बना लेना, ये 2003 में जुड़ा। इसमें 4 भाषाएं, बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी जुड़ी। समझ जाओगे। इसमें क्या क्या सवाल पूछता है? भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में कौन सी एकमात्र विदेशी भाषा शामिल है? नेपाली, याद रखोगे। उसके बाद ये सब समझ जाएंगे। फिर एक सवाल, कौन सी ऐसी भाषा है जो भाषा नहीं है, वो हिंदी की एक बोली है, लेकिन भारतीय संविधान की 8वीं सूची में शामिल है? तो ये सभी भाषाएं हैं, लेकिन एक बोली है मैथिली। याद करिए, मैंने भाषा को क्या सिखाया था? नहीं सिखाया, वहां पर सिखाया था। बिहारी हिंदी क्या है? ये बोली है। मैथिली क्या है? मैथिली क्या है? बोली है। तो ध्यान रखना, ये बोली है लेकिन ये भाषाओं में शामिल है। गलत तो नहीं करोगे, इन सवालों को ध्यान रखेंगे। ये हिंदी से भी सवाल बनते हैं, लग जाएगा। इतनी बात आप जरूर याद रखोगे, ठीक। 21वें तहत सिंधी, 71वें तहत नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ठीक है। 92वें तहत बोडो, मैथिली और संथाली और डोगरी। आपको बताना होगा डोगरी भाषा कहाँ बोली जाती है, आपको बताना होगा संथाली कहाँ बोली जाती है, आपको बताना होगा झारखंड में कौन सी बोली जाती है।
मैथिली कहाँ बोली जाती है, बोडो कहाँ बोली जाती है, कोंकणी कहाँ बोली जाती है, मणिपुरी जानते होंगे, नेपाली जानते होंगे। ठीक है। भारत कैसा कौन सा राज्य है, भारत कैसा कौन सा राज्य है, क्या भारत कैसा कौन सा राज्य है जहां पर कोई भी भारतीय भाषा बोली नहीं जाती बल्कि सभी विदेशी भाषाएं बोली जाती हैं, वो कौन सा राज्य है, सोचिएगा। भारत कैसा कौन सा राज्य है जहां पर कोई भारतीय भाषा बोली नहीं जाती, वो विदेशी भाषा, तीनों विदेशी भाषाएं बोली जाती हैं। तो आपने देखा होगा एक ये बना हुआ है ना, इधर देखो, यहाँ पर ऊपर चाइनीज यानी तिब्बती बोली जाती है, ये लगा हुआ है भूटान से, यहाँ भूटानी भी बोली जाती है, ये लगा हुआ नेपाल से, यहाँ नेपाली भी बोली जाती है। और इस प्यारे से राज्य का नाम है क्या, सिक्किम। क्या नाम है, सिक्किम। ध्यान से रखिएगा। ठीक, 8वीं अनुसूची आपको समझ में आया होगा, आया। और 9वां देखो, ना से 9वां 8वीं में इतनी शामिल थी। अच्छा, और 9वीं अनुसूची कब शामिल हुई, तो 9वीं अनुसूची काहे से संबंधित है, भूमि सुधार से। काहे से, एक मिनट, भूमि सुधार नहीं, हाँ, 9वीं अनुसूची काहे जोड़ी गई, ये भैया भूमि सुधार संबंधित है। क्या कहते हैं, लैंड रिफॉर्म। 9वीं अनुसूची संबंध किससे है, लैंड रिफॉर्म अर्थात भूमि सुधार से। इस बात को समझ जाओगे। ये कब जुड़ी, ये कब जुड़ी 9वीं अनुसूची, 1951 में। कब जुड़ी, कब जुड़ी, 1951 में। प्रथम संविधान संशोधन, तो पहला बताओ, भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन कब हुआ, 1951 में। काहे संबंधित है, लैंड रिफॉर्म से, 1951। ठीक है, इसे ध्यान देना। अगला है दल बदल, दूसरा आता है, यानी 10वें नंबर की है। 10वीं अनुसूची क्या है, 10 से 10, 10 से दल बदल। क्या, दल बदल, समझ में आई बात, दल बदल। ये 1985 में जोड़ी गई। तो बताओ 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 1985। काहे संबंधित है, दल बदल से। जैसे देखो, ये क्या है, इस समय सरकार होती है किसकी, राजीव गांधी को। इन्होंने देखा कि उस समय सरकार जो कांग्रेस की थी, कांग्रेस की पार्टी से लोग चुनाव जीतते थे और जाकर के पलटी मार लेते थे। समझ पा रहे हैं ना, जैसे आज राजनीति में देखते होंगे पलटू राम, उनका बहुत सारे पलटू राम है। समझ पा रहे हैं ना, कैसे कि वो ऐसे होते हैं, पहला बदल लेते हैं। मान लीजिए किसी पार्टी से जीते, कभी कभी ऐसा होता है, अक्सर होता है कि लोकप्रियता पार्टी की होती है, प्रत्याशी की नहीं, है ना। कई बार ऐसा हुआ है कि पार्टी से लोग पलटी मार लेते हैं। वो देखेंगे, अच्छा ये वाली पार्टी इस बार ज्यादा मर्यादा बनी है, जाकर पार्टी वो जाएंगे, चुनाव लड़ डालेंगे, और चुनाव लड़ करके विधायक के सांसद बन गए। उसके बाद में जाकर के जब सरकार में नंबर आता तो कहते तुम्हारे साथ है ये नहीं। ठीक, पहला बदल लेते थे, दूसरी पार्टी में चले जाते थे, इसमें उनको मंत्री पद मिल जाता था, बड़े बड़े लाभ मिल जाता था। तो इस प्रकार से देखा गया, तो सरकार ने सोचा कि काम करते हैं, इसमें परिवर्तन करना चाहिए, शायद होना भी चाहिए। इसीलिए एक अमेंडमेंट आया और उसके अंतर्गत क्या किया गया, उसके अंतर्गत 1985 में एक नई संविधान अनुसूची जुड़ी, 10वीं अनुसूची। कहा गया कोई भी व्यक्ति अगर दल बदलता है, यानी सांसद विधायक बन जाता है कुछ और, अगर वो पार्टी बदलता है, उसका पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। इसलिए देखे होंगे कभी भी चुनाव हो जाता, उसकी बात जब तक का नहीं होता तब तक नई पार्टी नहीं बदलते हैं, कहीं चुप कर बैठना ज्यादा अच्छा है ना। नहीं तो ऐसे बदल लेते थे, गुलाटी मार लेते थे। तो इसलिए समझते होंगे, इसे कहते हैं दल बदल। बस शर्त रखी गई, कहा गया लेकिन अगर पार्टी है, मान लीजिए 300 तुम्हारे पास सांसद विधायक हैं, अगर इनमें से 200 निकल रहे हैं तो इसे दल विभाजन माना जाएगा, ना कि पार्टी बदलना। क्या माना जाएगा, दल विभाजन माना जाएगा। अर्थात तब पार्टी जो है पद नहीं समाप्त होगा। अच्छा, ऐसे अभी हाल ही में कुछ समय पहले देखे होंगे, महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर थे, वहां पर शिवसेना वाले, उनके पार्टी से अधिकांश मनई निकल के भाग गए, दूसरी के थी भाग गए। इस प्रकार से यहाँ पर इसे दल विभाजन माना गया। क्या माना गया, दल विभाजन। इसीलिए जो शिंदे नाम के व्यक्ति हैं, वहां के चीफ मिनिस्टर, ये जो है इनको शिवसेना वाला चुनाव निशान शिंदे कंपनी को मिल गया। कैसे, क्योंकि आधे से ज्यादा जो है मनई के व्यक्ति क्या हुए, भागकर चले आए हैं इनके पास। समझ में बात, तो ये यहाँ पर देखा गया है। तो भैया अगर 2/3 लोग निकलकर पाला बदलेंगे या पार्टी बदलेंगे तो उसे दल विभाजन माना जाएगा, ना कि दल बदल। समझ में बात, तो उनका पद नहीं समाप्त होगा। ठीक है, याद रखोगे। तो ये 10वीं का संबंधित है दल बदल से। 11वीं का है से, 11वीं के अंतर्गत आप ध्यान रखेंगे ग्राम पंचायत है, यानी पंचायतें हैं।
ग्राम पंचायत वही त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था, समझ जाओगे ना। बलवंत राय मेहता समिति जिसके तहत ग्राम प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत आते हैं। नाम सुने होंगे ना इनके सबका, कुछ जानते हैं उनके बताने का जरूरत को। तो चुनाव होते हैं, नहीं होता क्या, दारू खूब बढ़ती है, देखो कि पूरे 5 साल में प्रधान सुनते नहीं हो, एक बार लाके 7 लाख खर्चा कर रहे थे बिना मतलब है क्यों, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि 11वीं अनुसूची का संबंधित है ग्राम पंचायत से यानी पंचायतों से, और 12वीं अनुसूची वही का चुनाव नगर पालिका में भी होता है, इसमें नगर पालिका है, क्या नगर पालिका, ठीक है। ग्राम पंचायत जो होता है इसमें कुल मिलाकर के कितने भाग हैं, 29 भाग हैं, कितने 29, यानी 29 कार्य ऐसे होते हैं जो ग्राम पंचायत में करने होते हैं, लेकिन गांव के प्रधान जी करते हैं, अंगूठा टेक होते हैं, उनको 2-4-5 ठीक पता होते हैं, कहीं कॉलोनी बनवा दियो, नाली बनवा दियो, खरिंजा बनवा दियो, उनसे लड़ाई करा दियो, ये काम पता रहते हैं, बाकी उनको 29 नए काम तो पता नहीं रहते, ठीक। और नगर पालिका में 18 काम होते हैं, कितने 18 कार्य जो उनके अंडर में आते हैं, समझ जाओगे ना। तो कभी कभी पूछता है कि बताओ ग्राम पंचायत जो पंचायत है इसमें कितने विषय आते हैं, 29, ठीक है, और नगर पालिका में कितने आते हैं, 18, याद रखे रहना, इंपॉर्टेंट है। ये है आपकी कुल मिलाकर के 12 अनुसूचियां, कितनी 12। तो ध्यान रखना, पहली अनुसूची का संबंधित है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, दूसरी अनुसूची वेतन भत्ते, तीसरे में शपथ, चौथी में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, 5वीं में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पर प्रशासन, 6वीं में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम पर प्रशासन एसटी है, कैसे प्रशासन किया जाएगा, 7वीं में सूचियां हैं, 8वीं में 22 भाषाएं हैं, 9वीं में पंचायतें हैं, क्या है भूमि सुधार, क्या है 9वीं में भूमि सुधार है, 10वीं में दल बदल पलटू वाले, है ना, और 11वीं में क्या है पंचायतें, 12वीं में नगर पालिका। ये हो गई आपकी टोटल अनुसूचियां। अनुसूचियों 2 सवाल आएंगे, 1 सवाल नहीं फंसेंगे, हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे भाग और इसके बाद अन्य सारी बातें, ठीक है। धन्यवाद।